हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे माइटोसिस। सो लास्ट वीडियो में मैंने सेल साइकिल कंप्लीट किया था। होप आपने वो वीडियो देखा होगा। उसके आगे का है हमारा माइटोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइटोसिस एक्चुअली क्या होता है, उसका स्टेप्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, आज हम लोग लर्न करेंगे। तो बच्चे लोग, माइटोसिस जो होता है, ये माइटोसिस को जो नेम इसका दिया था, इसका नेम जो है माइटोसिस का नेम इज गिवन बाय, इसका नेम दिया था साइंटिस्ट ने, नेम इज गिवन बाय दी फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने नाम दिया था इसको। एक्चुअली स्ट्रॉसबर्गर ने पहली बार प्लांट सेल में माइटोसिस को देखा था और उसके बाद फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में देखा था, लेकिन नाम जो था, नाम जो है माइटोसिस का फ्लेमिंग ने दिया। ओके, अब एक्चुअली माइटोसिस क्या होता है और कैसे होता है, इसको कहाँ पे हम लोग देखते हैं, कैसे इसको स्टडी किया जाता है, वो हम लोग देखते हैं। तो माइटोसिस जो है बच्चों, माइटोसिस जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, अब इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या, कि जहां पे जैसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये डिवाइड होगा और इससे जो दो बनेंगे, यानी ये जो है पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल बनेगा, ये जो दो डॉटर सेल बनते हैं, ये दोनों डॉटर सेल ये क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। दूसरा बच्चों लोग, इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमैटिक सेल डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमैटिक सेल डिवीजन क्या होता है। बच्चों, हमारे बॉडी में दो तरह के सेल मिलते हैं। अगर हमारी बॉडी के सेल्स, बॉडी सेल्स अगर हम लोग देखेंगे तो दो तरह के होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल और दूसरा जो होता है ये जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल यानी जो गैमेट के सेल हैं, ठीक है। तो जो सोमैटिक सेल है इसका डिवीजन होता है माइटोसिस से, और जो जर्म सेल है उसका डिवीजन होता है मियोसिस। तो सोमैटिक सेल मतलब क्या, हमारे बॉडी के जो भी सेल हैं, गैमेट सेल को छोड़ के, गैमेट सेल को छोड़ के जितने भी बॉडी के सेल हैं, ये सोमैटिक सेल होते हैं। और इनका जो डिवीजन होता है, सोमैटिक सेल का डिवीजन, वो किससे होता है, वो होता है माइटोसिस से। इसीलिए ये जो माइटोसिस को दूसरा नाम है हमारा सोमैटिक सेल डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ बॉडी सेल्स other than गैमेट सेल, ठीक है। सो गैमेट सेल को छोड़ के बाकी जितने भी बॉडी के सेल होते, सोमैटिक सेल, ये सोमैटिक सेल होते, और उनका डिवीजन किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है, राइट है ना। और तो सोमैटिक सेल अगर हम लोग देखेंगे तो स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो स्टडी ऑफ एग्जाम में करके पूछा जाता है कि स्टडी अगर आपको करना होगा लैब में तो आप क्या करोगे, किस चीज को लोगे, किस मटेरियल को लेके स्टडी करोगे। तो याद रखो बच्चों लोग, ये कैसा होता है, माइटोसिस ग्रोथ, जहां पे बॉडी का ग्रोथ होगा वहां पे मिलेगा। तो जो ग्रोथ के सेल हैं, जैसे प्लांट में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग देख रहे हैं प्लांट में, तो प्लांट में क्या है, रूट का टिप है, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं, तो रूट टिप्स पे आपको मिलेगा वहां पे, या स्टेम, जहां पे स्टेम की टिप जो है वहां पे मिलेगा, ठीक है। या तो हम लोग बोलते हैं कैम्बियम, जो लैटरल कैम्बियम है, जिसके थ्रू अपना लैटरल ग्रोथ होता है, विड्थ बढ़ती है प्लांट का, वहां पे मिलेगा। अगर एनिमल सेल में मिलेंगे तो एनिमल सेल में बच्चे लोग हर जगह आपको दिखेगा, लेकिन अगर देखा जाएगा तो नेल ब्लेड, जो नेल का है, तो नेल का जो ब्लेड है, ओके, तो नेल का जो रूट है वहां पे आपको दिखेगा, नेल का जो रूट है वहां पे आपको दिखेगा। और कहां पे दिखेगा, जैसे हेयर अगर देख रहे हो तो हेयर का फॉलिकल्स में आपको दिखेगा, हेयर फॉलिकल्स जो होंगे, हेयर का फॉलिकल्स यानी जो रूट है उसका वहां पे दिखेगा। बाकी बॉडी के हर एक सेल में दिखेगा, क्लियर है। तो ये जो माइटोसिस होगा वो आपको स्टडी करने के लिए मोस्टली एग्जाम में जो एग्जांपल क्वेश्चन दिया जाता है वो रूट टिप या स्टेम टिप वगैरह का दिया जाता है। 90% आपको यहीं पे मिलेगा, रूट टिप्स के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, माइटोसिस होती है। तो
आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से माइटोसिस के प्रोसेस होते हैं। ओके, और माइटोसिस में और क्या क्या चीजें होती है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या पूछ सकते हैं कि पहली बात कहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, ये सोमैटिक सेल डिवीजन है कि मतलब जो कोई भी सेल दे देंगे और उनको उसमें पूछेंगे आपको कि ये इसका डिवीजन माइटोसिस से होगा कि मियोसिस से होगा, और इसका नेम किसने कॉइन किया था, कॉइन मतलब नेम पहली बार किसने दिया माइटोसिस का, उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो बच्चे लोग, अभी माइटोसिस को हमने देखा कि माइटोसिस क्या होता है। अब माइटोसिस अगर जैसे सपोज कि अगर हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं, जैसे अगर मेरी बात करेंगे आप, तो अगर मुझे मेरे इसमें माइटोसिस कहाँ कहाँ दिखेगा, तो मेरे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं गैमेट सेल को छोड़ के, ठीक है, गोनैड्स जो होते हैं गैमेट सेल को छोड़ के, वहां पे हमको माइटोसिस दिखेगी। तो माइटोसिस अगर वहां पे दिखेगी तो जैसे कि माइटोसिस का काम क्या हो गया, माइटोसिस क्यों चाहिए, तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का, तो सिग्निफिकेंस अगर हम लोग देखेंगे तो सिग्निफिकेंस क्या है, पहला तो जो हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है, बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, इट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ठीक है, कैसे होता है मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो गैमेट सेल मिलते हैं, दो गैमेट सेल हैप्लॉइड गैमेट सेल फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट के सेल ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जाइगोट का सेल डिवाइड रीडिवाइड करेगा और क्या फॉर्म करता है, जर्म लेयर फॉर्म करता है, और उस जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए काम आता है, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट के लिए काम आता है। ठीक है, और सबसे बड़ा चीज रिपेयर के लिए काम आता है। जैसे कि सपोज कोई इंजरी हो गई, कुछ मार लगे, यहाँ पे स्किन निकल गई, तो बाद में वो न्यू सेल्स आते हैं, वहां पे न्यू टिश्यू फॉर्म होगा, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिपेयरिंग कर रहा है। तो माइटोसिस क्या करता है, रिपेयर भी करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। बच्चे लोग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ माइटोसिस होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस होता है। अगर सपोज हम एक अमीबा का एग्जांपल लेंगे, एक अमीबा का एग्जांपल लेंगे, इसका जो रिप्रोडक्शन होगा, ये न्यू दो अमीबा बनेंगे, तो कैसे बनेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस प्रोसेस। ठीक है, ये माइटोसिस प्रोसेस से होंगे, राइट है। तो ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये भी किसके थ्रू होगा, ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है, यहाँ पे मियोसिस नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सिग्निफिकेंस, मेन सिग्निफिकेंस यही है कि रिपेयर के लिए काम आता है, ग्रोथ के लिए काम आता है, डेवलपमेंट के लिए काम आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और इसमें इसका और क्या बोल सकते हो कि इसमें जो क्रोमोसोमल नंबर है वो सेम रहते हैं, तो जो भी टिश्यूज आएंगे, जो सेल नए आएंगे, वो कैसे रहेंगे, सेम टू सेम दिखने वाले सेल रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से माइटोसिस। तो बच्चे लोग, हम लोग माइटोसिस को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसके प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस में क्या क्या चीजें होती हैं, माइटोसिस में क्या चीजें होती है। अगर कोई सेल डिवाइड कर रहा है, तो हमने एक चीज पढ़ा कि, हमने क्या पढ़ा कि सेल अगर डिवाइड कर रहा है, तो जैसे माइटोसिस प्रोसेस है, इसमें कोई सेल डिवीजन कर रहा है, तो इसमें अगर कोई सेल डिवीजन कर रहा है माइटोसिस प्रोसेस से, तो कैसे होगा, इसमें दो फेज होंगे आपको, वैसे ही जैसे आपने पढ़ा कि इंटरफेज होगा और क्या होगा, एम फेज होगा। ठीक है, एम यानी यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस फेज होगा। ठीक है, अब इंटरफेज में क्या होगा, अगेन आपको पता है सारे वही फेजेस हैं, एक G1 होगा, S होगा और G2 होगा। माइटोसिस में क्या होगा, माइटोसिस में पहले याद रखो बच्चों, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, इसमें चार फेजेस होंगे। पहला जो होगा दैट इज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। इसका मैंने आपको बताया था कैसे याद रखना है आपको, पुराना मैट, पी फॉर
प्रोफेज, एम मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। एग्जाम में ये सीक्वेंस पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना आपको। और जो साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल होगा उसमें अलग होता है और एनिमल सेल में अलग होता है। तो प्लांट सेल में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये कैसे होता है, बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, और एनिमल सेल में होता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, जैसे प्रोसेस हम लोग माइटोसिस का देखेंगे। तो अगर माइटोसिस से कोई सेल डिवाइड कर रहा है तो सेम वैसे ही करेगा, पहला वो इंटरफेज में जाएगा, अपने आप को प्रिपेयर करेगा, यानी यहाँ पे एस फेज, देखो एस फेज यानी क्या होगा, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन। याद रखो बच्चों, सेल चाहे माइटोसिस करे चाहे मियोसिस करे, डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में होता है, दैट इज एस फेज में। दो बार डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जबकि एस फेज में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होता है। तो मियोसिस आपको पता है, मियोसिस 2 बार होगा, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। माइटोसिस में सेल एक ही बार डिवाइड होता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन भी एक ही बार ही होता है। तो चाहे कुछ भी हो, माइटोसिस हो चाहे मियोसिस, डीएनए रेप्लिकेशन कितनी बार होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वन बाय वन एक एक फेज को स्टडी करते हैं, एक एक फेज को स्टडी करते हैं। अच्छा, और एम फेज में बच्चों लोग, एम फेज जो होता है ना, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको एम फेज को हम लोग बोलते हैं ड्रामेटिक फेज। एम फेज जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं ड्रामेटिक फेज। नाउ ड्रामेटिक फेज क्यों बच्चों, ड्रामेटिक फेज क्या है, ड्रामेटिक मतलब ड्रामा होता है, ड्रामा इन सेंस जैसे नाटक हो रहा है। नाटक मतलब क्या, कि आप देखोगे जब प्रोसेस चालू होगा कि प्रोफेज में कुछ चीजें चली जाएंगी, कुछ ऑर्गेनेल्स चले जाएंगे, वही चीज वापस रिटर्न आ जाते हैं टेलोफेज में। तो ये एक तरह का ड्रामा ही है कि पहले एक बार गायब हो गया वापस आ गया, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रामेटिक फेज। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि विच फेज इज कॉल्ड एज द ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो विच फेज, एम फेज इज कॉल्ड एज द ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। सो ये है अलग अलग स्टेप्स जो हैं। तो हम लोग आज स्टडी करेंगे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ओके। सो बिफोर गोइंग टू द कैरियोकाइनेसिस, एक चीज और हमको पढ़ना है कि कुछ वर्ड आएंगे, हमको कुछ वर्ड आएंगे, जैसे कि स्पिंडल फाइबर करके वर्ड आएगा, ठीक है, स्पिंडल फाइबर करके आएंगे वर्ड, फिर उसके बाद में क्रोमोसोम्स फाइबर्स, ये कुछ चीजें आएंगी। तो उसको हम लोग पहले पढ़ते हैं कि पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर मींस व्हाट, इट दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स। स्पिंडल फाइबर मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी सेल के अंदर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इससे क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर बनता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर क्या है, तो अगर हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया, सेल बनाया, यहाँ पे हमको मालूम है ये क्या है, सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल से कुछ जो फाइबर होंगे वो क्या करेंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहते, ठीक है। कुछ फाइबर डायरेक्ट कांटेक्ट यानी पूरे नहीं रहते, ओके। कुछ फाइबर जो होते हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एक दूसरे से, एक पोल से दूसरे पोल से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, एक पोल से दूसरे पोल से कनेक्टेड रहते हैं। और कुछ जो रहते हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके बीच में होते हैं। जैसे कि अगर सपोज ये मैंने क्रोमोसोम्स बनाया, ये मैंने क्रोमोसोम बनाया, ओके, ये क्रोमोसोम बनाया, तो ये क्रोमोसोम इनके बीच में रहेंगे, ओके। तो इसको मैं अलग इससे बनाता हूं तो आपको और क्लियर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अगर देखेंगे और यहाँ से कुछ ऐसे रेज निकलेंगे, कुछ रेज है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रल रेज। दीज आर दी प्रोटीन, माइक्रोट्यूबुलर प्रोटीन्स है। ये जो फाइबर है ये
यहाँ तक ही है, यानी पूरा कंटिन्यूस नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर, डिसकंटिन्यूअस फाइबर। एंड देन ये वाला जो फाइबर है ये कंटिन्यूअस फाइबर है, ये कंटिन्यूअस फाइबर है। ओके, देन उसके बाद में आता है ये वाला जो फाइबर, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर, इंटरजोनल फाइबर। तो इंटरजोनल फाइबर, सो ये जो फाइबर है इंटरजोनल फाइबर, अब देखो तीन फाइबर है, तीन फाइबर है यहाँ पे। तो आपको एग्जाम में पूछा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म, तो कितने फाइबर है? तीन फाइबर है, एक इंटरजोनल, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द इंटरजोनल फाइबर, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द फाइबर्स। कौन से फाइबर? स्पिंडल फाइबर। और ये एस्ट्रल रेस क्या है? दीज आर द एरेस, यानी एक सेंट्रियोल से एक रेस टाइप निकलती है, माइक्रोट्यूबुल, स्मॉल माइक्रोट्यूबुलस अरेंजमेंट है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये थिक जिलेटिनस प्रोटीन्स है यहाँ पे, उसका अरेंजमेंट है, क्लियर। और ये जो ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल है। अच्छा बच्चों याद रखो कि सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो होता है इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो इस तरह का माइटोसिस जहां पे एस्ट्रल रेस दिखेगी वहां उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसलिए प्लांट एनिमल सेल में आपको क्या मिलेगा? एस्ट्रल माइटोसिस। और प्लांट सेल में आपको क्या मिलेगा? एन एस्ट्रल माइटोसिस, एन एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। तो सेंट्रियोल जो होता है प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए वहां पे एस्ट्रल माइटोसिस नहीं होगी, यहाँ पे अनएस्ट्रल माइटोसिस होगी। और ये जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या, सॉरी एनिमल सेल में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। सो ये है टाइप्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा एक चीज और है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, तो ये स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होता है? तो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे एक प्रोटीन का प्लेट होता है, इसके ऊपर डिस्क से प्रोटीन प्लेट होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर, और ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। इसी से स्पिंडल फाइबर अरेंज रहता है। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है ये स्पिंडल फाइबर है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर डज द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द क्रोमोसोम, तो अगर आपको ऑप्शन में काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर दोनों दिया है तो आप किसको टिक करोगे? काइनेटोकोर को। और अगर आपको काइनेटोकोर का ऑप्शन नहीं दिया है तो आप किसको करोगे? सेंट्रोमियर को करना, ठीक, ओके। सो दिस इज व्हाट टाइप्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर, राइट। सो वन बाय वन हम लोग स्टेप्स देखते हैं, क्योंकि बहुत ये जो टर्म्स थे मोस्टली आगे सब इसके। So now we'll go for the stages, means कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस। तो कैरियोकाइनेसिस में पहला जो स्टेज है दैट इज प्रोफेज। कैरियोकाइनेसिस में पहला जो स्टेज, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर, तो पहला जो फेज है माइटोसिस का उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है? तो प्रोफेज में बच्चों लोग ये सेल है, यहां पे न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस है, और ये जो है क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और ये सेल का साइटोप्लाज्म, ओके। और यहां पे आपको सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है, राइट, ठीक है। तो यहां पे ये जो है न्यूक्लियोलस है, ये जो है क्रोमेटिन मटेरियल है,
ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये है सेंट्रियोल। तो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में पहला जो स्टेप होता है, प्रोफेज में पहला जो स्टेप होता है कि जो क्रोमेटिन जो होती है, क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट्स कंडेंसिंग, यानी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट्स। पहला स्टेप क्या है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंडेंस होना चालू हो जाता है, स्टार्ट्स, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, जैसे ही क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट होगा और सेंट्रियोल विल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ये अर्ली, देखो प्रोफेज में भी दो होता है, अर्ली और लेट। स्टार्टिंग में कंडेंसेशन से स्टार्ट होगा, सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स पे चालू होगा जाना, और जितने भी ऑर्गेनेल्स से सब डिसअपियर होना चालू हो गए। एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा ये। ओके क्लियर, ये डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से। ओके, ये अपोजिट पोल पे आना चालू हो जाएगा। ये अब अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस निकल गया तभी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म मिक्सेस विद ईच अदर। दोनों जो फ्लूइड्स है एक दूसरे से मिक्स हो जाएगी, और बाकी के जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब भी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ये ने गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर्स, यानी सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स अभी क्या हो गए, डिसअपियर्स हो गए, और सेल को पूरा मौका मिल गया एक क्रोमेटिन को स्प्रेड करके उसको स्पेस को ऑक्यूपाई करने का। ठीक है, तो ये होता है बच्चे लोग फर्स्ट, दैट इज प्रोफेज में, प्रोफेज में। ठीक है, क्लियर है, सबको समझा ये? तो ये है प्रोफेज। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं दैट इज मेटाफेज। प्रोफेज के बाद क्या आता है, मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मेटाफेज जो होता है क्या होता है, मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बच्चे लोगों को पता चल गया कि आपको क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन मटेरियल अभी क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो गया था प्रोफेज में। तो मेटाफेज में क्या होगा, सेकेंड फेज इज मेटाफेज। तो मेटाफेज में देखो क्या होगा, ये सेल है और ये जो है क्रोमोसोम्स। यहाँ पे सेंट्रियोल आ गया। ओके, मैं दो क्रोमोसोम बना रहा हूं, राइट। क्लियर, ओके। सो ये है स्पिंडल फाइबर। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, एस्ट्रल रेस होंगी। ये है स्पिंडल फाइबर, यहाँ पे है सेंट्रियोल, और ये है क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो देखेंगे ध्यान से, अब इसमें कुछ चीजें हैं। पहला जो ये जो सेल है ना, ये मेटाफेज में टोटल कंडेंसेशन जो होता है, टोटल कंडेंसेशन पूरा क्या होता है, ये पूरे का पूरा जो कंडेंसेशन है क्रोमोसोम्स का, ये कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन ऑफ
chromosomes is completed, यानी टोटली ये क्रोमोसोम अभी पूरा होगा, कंडेंस क्रोमोसोम होगा, ये कंडेंस हो जाता है। और दूसरा चीज क्या है, all the chromosomes are arranged at इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं और पूरे क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, पूरे जितने भी क्रोमोसोम्स है उसको इक्वेटोरियल प्लेन पे लेके आते हैं। और ये जो प्लेन है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो इक्वेटोरियल प्लेन पे लेके आएंगे, ओके। और सिंस देखो ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया ना, क्रोमोसोम्स पूरे बीच में आ गए हैं, पूरा कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज, दिस इज द बेस्ट स्टेज, दिस इज दी, ये पूछा गया है एग्जाम में आपको, बेस्ट स्टेज टू स्टडी अबाउट शेप, शेप भी बोलते हैं या तो मॉर्फोलॉजी, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यही वो स्टेज है जहां पे सेल का नंबर और सेल का शेप आप क्लियरली देख सकते हो। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। तो कौन सा स्टेज है, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज में आप उसके शेप को प्रॉपर देख सकते हो। क्यों शेप को देख सकते हो, क्योंकि कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर क्रोमेटिन एकदम क्रोमोसोम बन गया अभी, और उस क्रोमोसोम एक बार पूरी तरह से बन गया तो आप उसके नंबर को देख सकते हैं कितने क्रोमोसोम्स हैं, और दूसरा उसका शेप कैसा है, उसका शेप कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या होगा इसमें, और इसमें बच्चों लोग एक और चीज कभी कभी पूछा जाता है, इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि जो डायरेक्शन पूछा जाता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे तो पहला पूछा जाता है कि आपको जो सेंट्रोमियर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, एंड क्रोमेटिड्स जो होते हैं उनका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डायरेक्शन क्या होगा। तो सेंट्रोमियर देखो ये अभी कैसे रहेगा, टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेन होगा। सेंट्रोमियर कहाँ पे रहेगा, टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेन पे रहेगा, ओके। और जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड यानी कि ये क्रोमेटिड है, इसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द पोल। ये भी पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या होगा, टोटल कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया है, क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया। कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया तो आप वहां पे आप क्या देख सकते हो कि क्रोमोसोम कैसा है, मतलब शेप, उसका शेप कैसा है, और उसके नंबर कितने हैं, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी को आप स्टडी कर सकते हो, मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हो, यहाँ पे आप मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें शेप की जगह आप उसको टर्म मॉर्फोलॉजी दो तो ज्यादा बेटर आएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा होगा ना, तो ये मॉर्फोलॉजी पढ़ो, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी अच्छा टर्म होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि साइज जो किस तरह का शेप होगा, अलग अलग जो टाइप के क्रोमोसोम्स है वो हमको अलग फेज में दिखेंगे, यानी इसके बाद वाला जो फेज होगा, इसके बाद वाला फेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझा ये बीटा फेज, ओके। तो नेक्स्ट फेज हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट फेज हमारा आएगा दैट इज एनाफेज, एनाफेज। तो अभी एनाफेज में क्या होगा, ऑब्वियसली एनाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो होंगे, क्रोमोसोम वो एक दूसरे को अलग अलग पोल पे जाएंगे, और दोनों क्रोमोसोम, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स बनाया है, तो क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्योंकि उनको जो फाइबर्स होगा, कौन सा स्पिंडल फाइबर, वो क्या करेगा, पुल करेगा। तो एनाफेज, एनाफेज, तो यहाँ पे क्रोमोसोम, यहाँ पे सेंट्रियोल है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पुल करेंगे। तो अभी सपोज ये ऐसे चिपका हुआ है, अगर इसको आप यहाँ से पुल कर रहे हो, इसको यहाँ से पुल कर रहे हो, तो क्या होगा, बीच में टूटेगा। अरे ज्वाइन किससे होते हैं, क्रोमोसोम किससे ज्वाइन होते हैं, सेंट्रोमियर से ज्वाइन है, तो सेंट्रोमियर क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा।
तो यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। तो सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपका स्पिंडल फाइबर है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या करेगा, वो पुल करता है। तो अब ये इसको पुल करेगा, ओके। अब इसका देखो ये पुल कर रहा है, खींच रहा है उसको दोनों साइड से, राइट है। और यहाँ पे बीच में जो इंटरजोनल फाइबर्स होंगे, इंटरजोनल फाइबर्स होंगे, ये क्या करेंगे, इंटरजोनल फाइबर पुश करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एनाफेज में क्या होगा, द क्रोमोसोमल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर्स contract and pull the chromosomes towards opposite pole, opposite poles। तो opposite poles पे पुल करेंगे। अच्छा इसलिए यहाँ पे देखो एक चीज है यहाँ पे, और दूसरा क्या होगा, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स। यहाँ पे सेंट्रोमियर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चे लोग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट डबल। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा जो डबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे पहले हमने डायग्राम बनाया था तो कितने क्रोमोसोम थे, जैसे मेटाफेज में बनाया था मैंने कि यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे कितने थे, 2 ही क्रोमोसोम थे, याद है ना आपको। सेंट्रोमियर कितना है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो कितने सेंट्रोमियर है, 2, तो 2 क्रोमोसोम्स थे ये मेटाफेज में। अब यहाँ पे देखो 1, एक सेंट्रोमियर यहाँ पे, एक सेंट्रोमियर यहाँ पे, एक सेंट्रोमियर यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 4। यानी जब क्रोमोसोम टूटेंगे तो उनका नंबर इंक्रीज हो गया, नंबर इंक्रीज हो गया, अमाउंट ऑफ डीएनए उतना ही रहेगा जितना है, ओके। अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ उतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हुआ, लेकिन क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर टूट गया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे यहाँ पे। यानी 2n है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ठीक है। इस सेल में अभी कितना हो गया, 2n के साथ में अभी 4n क्रोमोसोम्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, राइट है। और ये भी सेंट्रोमियर कहाँ पे स्प्लिट होता है, ये भी पूछा जाता है, राइट। तो अब ये पुल हो गया, ये क्रोमोसोम पुल करेंगे, और जैसे पुल करेंगे तो ये क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स दी ये अपोजिट। अब इसमें भी पूछा जाता डायरेक्शन, इसमें भी आपको कभी कभी पूछा जाता डायरेक्शन कि भाई सेंट्रोमियर का डायरेक्शन क्या है और क्रोमेटिड्स के डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे सेंट्रोमियर का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द पोल, और क्रोमेटिड का है टुवर्ड्स ईच अदर, दे विल फेस ईच अदर। सब क्या करेंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे, या तो आप इक्वेटोरियल प्लेन भी बोल सकते हैं कि वहां पे रहेगा डायरेक्शन उसका, या तो एक दूसरे को फेस कर रहे, देखो, ठीक है। एक चीज और, दिस इज द बेस स्टेज, दिस इज द बेस स्टेज टू स्टडी about types of chromosomes या different shapes of chromosomes, shapes of chromosomes। अलग अलग शेप के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना, वो स्टडी हम लोग कहाँ पे कर पाते हैं, इसी स्टेज में कर पाते हैं, ठीक है। यानी मेटासेंट्रिक है, टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, कौन से टाइप का, तो वो यहाँ पे हम लोग पढ़ पाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से जैसा हो, यहाँ पे सेंट्रोमियर उसको ये करेगा। तो अगर वो बीच में सेंट्रोमियर है तो आपको अलग अलग शेप दिखेगा, कोई एल दिखेगा, कोई आई दिखेगा, अलग अलग। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्रोमोसोम्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो। और तो यानी यहाँ पे डिफरेंट टाइप शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स कहाँ पे दिखेंगे, आपको एनाफेज में दिखेंगे, राइट, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों एनाफेज। नेक्स्ट स्टेज अपना है, नेक्स्ट स्टेज है दैट इज, तो एनाफेज में क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किया तो पुल करेगा दोनों को, पुल जैसे करेगा तो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, नंबर डबल हो गया उसका, 2n की जगह 4n हो गया, और ये दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। ये हो गया एनाफेज में। उसके बाद आता अपना टेलोफेज।
टेलोफेज में क्या होगा कि टेलोफेज में दोनों जो क्रोमेटीन मटेरियल है, क्रोमोसोम्स अपने अपोजिट पोल पे चले गए, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे चले गए, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्टेज। तो टेलोफेज में क्या होगा कि ये सेल है, तो वापस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। क्रोमेटीन जो थे वापस बन जाएंगे क्रोमोसोम से। और अब यहाँ पे आप नहीं पता कर पाओगे कि क्रोमोसोम्स कहाँ गए, यानी सारे के सारे क्रोमोसोम्स की जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आप पढ़ सकते थे, देख सकते थे, उनकी शेप देख सकते थे, वो सारे के सारे लॉस हो गए। तो इंडिविजुअलिटी जो क्रोमोसोम्स की वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं इसको स्टेज। इस स्टेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिवर्स प्रोफेज, मतलब पूरे का पूरा प्रोफेज का रिवर्स है। तो वहां पे डिहाइड्रेशन हो गया था, वाटर लॉस होता है, यहाँ पे रिहाइड्रेशन होगा। रिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डीकंडेंसेशन होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू फॉर्म क्रोमेटीन। तो क्रोमेटीन मटेरियल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे अगर क्रोमेटीन बन गया तो इंडिविजुअलिटी ऑफ क्रोमोसोम्स आर लॉस्ट। क्रोमोसोम्स अब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, दिखेंगे नहीं यहाँ पे। और क्या होगा, सर जितने चीजें डिसअपियर हो गई थी वो सब क्या हो जाएंगी, रीअपियर होंगे। यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, रीअपियर। सारे के सारे जो ऑर्गेनल्स गायब हो गए थे, सारे जो मेम्ब्रेन गायब हो गई थी, सब पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगा, गोल्जी बॉडी बन जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा और न्यूक्लियस वापस रीअपियर हो गया, ठीक है। और तो इस तरह से पूरे का पूरा जो प्रोफेज का उल्टा क्या हो जाएगा, टेलोफेज, ठीक है। तो समझा आपको, 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज का मेन पॉइंट्स क्या क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, क्रोमेटीन से क्रोमोसोम्स बनेंगे, सेंट्रियोल अलग अलग पोल्स पे जाना चालू हो जाएगा। मेटाफेज में क्या है, मेटाफेज में कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, इसलिए वहां पे आप अच्छी तरह से उसकी मॉर्फोलॉजी यानी कैसा स्ट्रक्चर है उसका आप देख सकते हो। उसके बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहां पे पढ़ सकते हो, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये देख सकते हो। फिर उसके बाद में मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं। उसके बाद में एनाफेज में क्या होगा कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स क्या होंगे, वो स्प्लिट होंगे सेंट्रोमियर से। क्यों, क्योंकि उनको पुल करता है क्रोमोसोमल फाइबर जो होगा वो पुल करके टुवर्ड्स द पोल लेके आएगा, वो स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर वहां का स्प्लिट हो गया, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे चले जाते हैं और वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल हो जाएगा, याद रखना। सेकेंड थिंग और एक चीज कि जो एनाफेज में जो उसका डायरेक्शन है, कभी कोई डायरेक्शन पूछता है कि सेंट्रोमियर का डायरेक्शन क्या है वो देखना। प्लस उसके बाद में जो उसका शेप, अलग अलग टाइप के जो क्रोमोसोम्स के शेप है, एल शेप, वी शेप है ना, वो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स है, टेलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, ये अलग टाइप के जो क्रोमोसोम्स है वो वहां पे दिखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे, तो वो इसमें होगा, एनाफेज में होगा। टेलो में क्या होगा, सारा का सारा चीज उल्टा होगा, जो प्रोफेज में होगा उसी का उल्टा, ठीक है। तो ये है बच्चों माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे, कैरियोकाइनेसिस हो गया तो अब हम लोग देखेंगे साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, ओके। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस मतलब एक बार सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो अब सेल क्या करेगा, उसका डिवीजन करेगा, किसका, सेल का, पूरी तरह से साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे। तो साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड, तो साइटोकाइनेसिस जो होता है दोनों में अलग अलग होता है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं एनिमल सेल में।
एनिमल सेल्स में, ठीक है। तो एनिमल सेल्स में सपोज ये सेल है और आपको पता है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये दो डॉटर न्यूक्लियर बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेज में इसमें क्या होगा, एनिमल सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स, जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो अरेंज होंगे इक्वेटोरियल प्लेन पे, ये दोनों के बीच में अरेंज होंगे, क्या होंगे, दोनों के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होंगे। ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हो जाएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होने के बाद में ना वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म हो जाएगा। एक कॉन्ट्रैक्टाइल, ये क्या कर रहे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे माइक्रोट्यूब्यूल, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म हो जाएगा। रिंग यानी चारों बाजू से ऐसे, ये पूरा, जैसे आप किसी चीज को ऐसा कोई गोल चीज उसको बीच में से पकड़ के खींचो ऐसे चारों बाजू से, तो कैसा हो जाएगा, वो रिंग जैसा फॉर्म हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्म हो गया और उसके बाद में यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की वजह से यहाँ पे देखेंगे क्या डेवलप हो गया, यहाँ पे डेवलप हो गया फरो, यहाँ पे डेवलप हो गया फरो, डेवलप हो गया, यानी कि डिप्रेशन आ गया यहाँ पे, और फिर ये जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा और दो डॉटर सेल बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से एनिमल सेल में होता है। तो एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। ये प्रोसेस है क्लीवेज, क्लीवेज प्रोसेस बोला जाता है इसको। कैसे होता है, बाय फरो फॉर्मेशन, बाय फरो फॉर्मेशन। और देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो इसलिए एनिमल सेल में जो क्लीवेज होता है, वो एनिमल सेल में क्लीवेज जो होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर यानी सेंट्रीपीटल होता है। कैसे होता है, सेंट्रीपीटल टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ठीक है। तो ये होता है एनिमल सेल में क्लीवेज, राइट। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि आपको अगर इसको समझना, देखो कि घर में मम्मी रोटी बनाती है, राइट है ना, तो रोटी का जो गोला रहता है उसको मम्मी ने ऐसा लिया, लेने के बाद में क्या करती है, उसको ऐसे बीच में डिप्रेशन आता है, फिर उसको खींच देती है और खींच के दो टुकड़े बन जाते हैं उसके। आटे का जो गोले है उसका दो टुकड़ा, यानी जितना रोटी बनाना है वैसा। तो अगर सपोज एक पूरा इक्वल रोटी बनानी है तो क्या करना है, ऐसा गोला लिया और दो बीच में से टुकड़ा कर दिया, तो एक डिप्रेशन किया, मम्मी ने सब जोर से दबाया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक कॉन्ट्रैक्शन रिंग बन गई पूरी तरह से, फिर उसको डिप्रेशन बन गया और फरो बन गया और ब्रेक कर दिया। तो मम्मी का जो रोटी बनाने का तरीका मतलब एनिमल सेल का क्लीवेज हो गया, सिंपल, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लांट सेल पे, ओके। तो प्लांट सेल में कैसे होता है, प्लांट सेल में बच्चे लोग, अब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स तो नहीं रह सकते, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग तो बनेगी नहीं, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे एक रिजिड सेल वॉल है। प्लांट सेल में क्या है, एक रिजिड सेल वॉल है वहां पे, तो इतना हार्ड होता है तो वहां पे चांसेस ही नहीं है। तो क्या होगा, एनिमल सेल का हो गया, तो प्लांट सेल में कैसे होगा, अब प्लांट सेल में ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, तो क्या होगा, वहां बनेगा किटकैट ब्रेक बनता है, मतलब सेल प्लेट यानी किटकैट, आपने देखा है किटकैट या डेयरी मिल्क के, आप उसको तोड़ के अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कर सकते हो। तो क्या रहता है, जैसे देखो यहाँ पे ये किटकैट का होगा, तो यहाँ बीच में डिप्रेशन आता है, वो डिप्रेशन से आपने तोड़ा और बन गया, तो एक प्लेट बनता है, एक प्लेट रहता है, आपने तोड़ के दे दिया दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेते हो आप लोग। तो उसी तरह से किटकैट ब्रेक बनता है, यानी प्लांट सेल का सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे समझ लो कि ये एक प्लांट सेल है, ठीक है, एक प्लांट सेल है, बाहर का ये सेल वॉल है, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है। तो यहाँ पे बच्चे लोग क्या होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं
माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो भी होगा यहाँ पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट। और जो गोल्जी बॉडीज होते हैं ना, गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स यहाँ पे जमा होते हैं, गोल्जी बॉडी का वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी है, वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडी। और ये है माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और यहाँ पे ना बच्चे लोग और भी रहता है, जो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, स्पिंडल फाइबर्स के फ्रेगमेंट भी रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। इट्स अ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो स्पिंडल फाइबर्स का रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, ठीक है। तो फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ पे मिलेगा आपको, जब सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा प्लांट सेल में। तो ये रिमेनिंग पार्ट जो स्पिंडल फाइबर है, सेल अभी तो क्या देखो एनाफेज हो गया, टेलोफेज हो गया, तो स्पिंडल फाइबर्स का भी काम खत्म हो गया, क्रोमोसोम्स को भी कुछ नहीं करना है उसको, क्योंकि उसका काम है खाली क्रोमोसोम्स को अटैच करके उसको अपोजिट पोल्स पे लेके आना, अलग अलग पोल्स पे। अब उसका यहाँ पे काम नहीं है, तो जो बचा हुआ जो पार्ट रहेगा प्लांट सेल में, वो क्या करता है, वो फॉर्म करता है, वो हेल्प करता है किसको बनाने के लिए, बीच का एक प्लेट बनाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज में अब गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स जमा हो गए, तो गोल्जी बॉडी क्या करेगी, गोल्जी बॉडी क्या करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन है। सो गोल्जी बॉडी क्या करती है कि ये इस माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसके जो वेसिकल्स होंगे गोल्जी बॉडी के, ये गोल्जी बॉडी के वेसिकल्स ये सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट ये सिक्रीट करते हैं, और आपको पता है उसकी वजह से क्या बनता है, मिडल लेमेला बनता है। तो ये मिडल लेमेला बन जाएगा, यहाँ पे मिडल लेमेला बन गया, मिडल लेमेला बन गया, ओके, मिडल लेमेला बन गया। और ये जो मिडल लेमेला है, ये मिडल लेमेला बिकॉज ऑफ दिस पेक्टेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, ये मिडल लेमेला बन गया। और इसी को हम लोग अभी मिडल लेमेला मतलब ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सेल प्लेट बन गया, सेल प्लेट बन गया। और यहां से फिर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक होके दो सेल बना देगा, दो सेल बन गया, ओके। अब ये दो डॉटर सेल बन गया, राइट है। तो बच्चे लोग ये जो बना ये सेल प्लेट, ये सेल प्लेट डिवाइड हो गए। अब यहाँ पे दो ये बन गया, क्या बन गया, दो आपका डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। तो ये बन गया सेल प्लेट फॉर्मेशन से, क्लियर। तो ये सेल प्लेट फॉर्मेशन है, यानी कि प्लांट सेल में कैसे होगा, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन, क्लियर। प्लांट सेल भी समझा आपको, एनिमल सेल में कैसा होगा, क्लीवेज। अच्छा, इसमें देखो एक चीज, यहाँ पे जो सेल प्लेट बनेगा ना, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से ये ऐसे जाएगा, इसीलिए जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा ये कैसा रहता है, ये सेंट्रीफ्यूगल होता है। ये भी पूछा जाता है कभी कभी, सेंट्रीफ्यूगल होता है, ठीक है। उसमें कैसा था, सेंट्रीपिटल, इसमें सेंट्रीफ्यूजल, ओके। तो सेंट्रीफ्यूजल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस होगा, राइट। समझ में आया सबको, ओके। तो इस तरह से बच्चे होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। एक चीज और मुझे बताना है, कभी कभी आपने सुना रहेगा कि सिंगल, अभी जैसे आपने ये माइटोसिस देखा, तो इसमें आपने क्या देखा कि सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं और दो सेल बन रहे, दो न्यूक्लियस बन रहा है, राइट है, दो सेल दो न्यूक्लियस। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सेल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेल डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं इसको एक्चुअली, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, बच्चे लोग फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मतलब क्या, कि कभी कभी जो सेल होता है ना, उसका
न्यूक्लियस तो डिवाइड होता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता। यानी यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड बट साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड। तो न्यूक्लियस यानी साइटोकाइनेसिस हो, कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और इससे क्या होगा, इससे क्या बनता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बनते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बनते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं एनिमल सेल में, उनको हम लोग बोलते हैं, एनिमल सेल्स में उनको हम लोग बोलते हैं सिंसीशियल सेल, जैसे मसल सेल आपका सिंसीशियल सेल। और प्लांट सेल में इसको हम लोग बोलते हैं सोनोसाइट्स, सिनोसाइट्स, जैसे सीयू ट्यूब है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि क्या हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। मतलब ये सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सपोज ये एक न्यूक्लियस है तो ये डिवाइड कर गया, 2 बना दिया, फिर 2 से 4 बन जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ रही है, यानी न्यूक्लियस ज्यादा होते जा रहा है, सेल वही है, राइट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, नेक्स्ट एक और आता है, और एक मॉडिफिकेशन है माइटोसिस का, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस यानी एंडोमाइटोसिस क्या है, एंडोमाइटोसिस क्या है, एंडोमाइटोसिस में यहाँ पे जैसे आपने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स नंबर, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ। ठीक है, तो डीएनए का डुप्लीकेशन और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कहाँ पे होगा, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में। तो एंडोमाइटोसिस में डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस बट सेल डज नॉट डिवाइड। सेल की जगह न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड। तो अब कंडीशन देखो क्या हो गया कि डीएनए का डुप्लीकेशन तो हो गया, बराबर, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद में सेल डिवाइड होना चाहिए था, न्यूक्लियस से डिवाइड, न्यूक्लियस भी डिवाइड होना चाहिए था, और वो चीज नहीं होगा। तो यहाँ पे 2n था तो 4n हो गया, 4n से 8n होगा। ठीक है, उस सेल में क्या होगा, 4n से 8n होगा, क्लियर। तो 2n से 4n, 4n से 8n, ये क्या कंडीशन आ रहा है, इट विल लीड्स टू दी पॉलीप्लॉइडी, इट विल लीड्स टू पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मतलब इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो है, ये कौन करता है, ये कब होगा, एक माइटोटिक पॉइजन है जिसको यूज किया था ये सब चीज करने के लिए, माइटोटिक पॉइजन, दैट इज कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन करके, कॉल्चिकम ऑटमनल करके प्लांट होता है, वहां से निकाला जाता है कॉल्चिसिन। तो ये कॉल्चिसिन माइटोटिक पॉइजन है। कॉल्चिसिन क्या ये करता है, इट स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इट स्टॉप्स द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो स्पिंडल फाइबर बच्चों बनेगा ही नहीं, स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं तो क्रोमोसोम को अटैच नहीं करेगा, क्रोमोसोम को अटैच नहीं करेगा तो क्या होगा, सेल डिवाइड होगा ही नहीं, सेल डिवाइड नहीं होगा, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगी, राइट है ना। तो यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन लाने के लिए किसी किसी सेल में ये प्रोसेस को यूज किया जाता है, यानी ये माइटोटिक जो पॉइजन है कॉल्चिसिन को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चों आज का माइटोसिस। आई होप आपको ये लेक्चर समझा। ठीक है,
आपको कोई डाउट्स या क्वेरी होगी तो आप बिंदास आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करिए, वहाँ पे अपने डाउट्स आप पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट आएगा इसके माइटोसिस के बारे में या आपको सेल डिवीजन के बारे में यानी सेल साइकिल मैंने पढ़ाया वहाँ पे कुछ डाउट होगा तो वहाँ पे आप कमेंट्स में डाल के आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना है।